नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका क्रैक जी के एग्ज़ाम पर। संविधान की तैयारी कंटिन्यू हो रही है। आज का वीडियो मूल अधिकार पर है और जिसको आप जानते ही हैं, भारत के संविधान में जो मूल अधिकार है इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं भारत में किसी भी एग्ज़ाम की, किसी स्टेट पीसीएस की, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्ज़ाम की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि पॉलिटी की कंटिन्यू नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स प्लस एम लक्ष्मीकांत से बने हुए शॉर्ट नोट्स। तो आप पूरा का पूरा आपको मूल अधिकार इस वीडियो में मिलेगा जो भाग 3 के अंतर्गत आता है। और यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जुड़ के प्लेलिस्ट को फॉलो करके पूरा पॉलिटी कवर कर सकते हैं। डे बाय डे आपको वीडियो मिल रहे हैं और जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार जो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक समाहित करता है अपने जो भी ये मूल अधिकार हैं ये किसके द्वारा मिले हैं, कहाँ से लिया गया है, सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहले ये बात जानिए, एक प्रश्न सीधे सीधे आता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भारत का मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है जो मूल अधिकार है। अब आइए कुछ बातें हम मूल अधिकार के बारे में जानते हैं। भारतीय मूल अधिकार जो भी लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से भारतीय मूल अधिकारों को लिया गया है। इसका संरक्षक कौन है? यदि मूल अधिकार में किसी को भी दिक्कत होती है, भारत का यदि वो सबसे साधारण नागरिक भी है, तो वो डायरेक्ट न्यायपालिका के दरवाजे पर जा सकता है। और ये भी मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा विथ क्लियर विथ आर्टिकल्स कि किस किस न्यायालय में जा सकता है। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर बता देता हूँ कि भारत के नागरिक को यदि मूल अधिकार का संरक्षण करना है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकता है। ठीक है, अभी किस आर्टिकल में है ये आने वाले वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं और यदि आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब संशोधन करने का अधिकार किसको है? मूल अधिकार को संसद को है। क्योंकि आपको यदि ये नहीं पता है तो जान लीजिए कि जब भारत का संविधान बना था तब हमारे भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार थे जो अब प्रेजेंट टाइम में 6 रह गए। तो संशोधन करके उसको 6 कर दिया गया है। मूल अधिकार की प्रकृति क्या है? न्यायोचित, वाद योग्य और न्यायालय में प्रवर्तनीय। जैसा हमने बताया है कि जो संरक्षक है मूल अधिकार के वो कहाँ है? वो न्यायपालिका है। तो ये न्यायोचित हो सकती है, वाद योग्य हो सकती है, तभी ये इसकी प्रकृति है। मूल अधिकार जैसा कि अभी हम बता दिए हैं, संख्या मूल संविधान में 7 थे और वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को भाग 7 में अनुच्छेद 300 क में कर दिया गया है। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर, मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो आइए अब हम लोग अनुच्छेद वाइज इसको डिस्कस करते हैं। और बहुत ही मूल अधिकार, देखिए यदि हम पढ़ने बैठेंगे मूल अधिकार तो बहुत ही बड़ा है अपने आप में, कई चीज़ें लेके आती है। मगर हम लोग वो देखेंगे जो क्वेश्चन की डिमांड है, जो एग्जाम में आजकल पूछता है। जो भी एग्जाम में आजकल सीधा सीधा आपको नहीं पूछेगा कि क्या आता है, आजकल ये पूछेगा क्या नहीं है अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 14 में। तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले महत्वपूर्ण तथ्य थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। अनुच्छेद 19 के सब क्लोज क 1 के क में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। ये पीसीएस का क्वेश्चन है। ये साफ प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 19 जो के अंतर्गत कौन कौन सी स्वतंत्रता निहित है। तो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी गई है। यदि वाक्य और अभिव्यक्ति, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो समाचार पत्र उसी में आते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक, सिखों को, जो हमारे सिख भाई बंधु हैं, सिखों को कृपाण रखने का, जैसा आपने देखा होगा उनके पास एक छोटी सी एक साइड में छुरी रहती है। सिखों को कृपाण रखने और धारण करने का जो अधिकार है वो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकार को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकार के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। ठीक है, मतलब तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं संविधान के मूल अधिकारों की वर्तमान संख्या को। वर्तमान संख्या जैसा कि आपको पता है कितनी है? 6 है। अनुच्छेद 14 से 18 हमको बताता है समता के अधिकार को। फिर आती है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं संविधान के मूल अधिकार के बारे में। सबसे पहला अधिकार है समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक की बात करता है। अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार है। फिर उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। फिर उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक।
फिर आता है संस्कृति और शिक्षा के संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 19 से 29 तक। और फिर आखिरी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो इस सारे संविधान के ये जितने भी मूल अधिकार हैं उन सबका जो कुंजी है, जिसको चाबी कही है B.R. अम्बेडकर साहब ने, वो है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से हम लोग देखते हैं कि किस अनुच्छेद में किसके बारे में कहा गया है। समता का अधिकार, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक है उसके लिए सब समान है, चाहे वो छोटा नागरिक हो, गरीब हो, किसी भी निम्न वर्ग का हो, चाहे वो कितने भी उच्च वर्ग का हो, तो वो सबके लिए समान संरक्षण की बात करता है। विधि के समक्ष समता या विधियों की समान संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 14। फिर आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, कि आप किस जाति के हैं, किस लिंग से हैं, या आपका मूल वंश क्या है, तो इससे आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 15 कहता है। तो अनुच्छेद 15 हो गया। जन्म स्थान, जाति, लिंग के आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, किसी भी अनुसार में। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है कि आप किसी भी लोक नियोजन वाली पोस्ट पे जाते हैं तो आपके लिए समता होगी, उसके लिए आपसे कोई चेंजअप नहीं किया जाएगा। जैसे आप राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के संबंधित आप यदि हकदार हैं, आप योग्य हैं, तो आपको कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा आपके साथ। अनुच्छेद 17 के बारे में बहुत प्रश्न आते हैं। अस्पृश्यता, जिसको छुआछूत कहा जाता है, इसको अंत किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 18 है जो उपाधियों का अंत करने की बात कहता है। जैसे पुराने समय में राय बहादुर, राज बहादुर, राजाधिराज, महाराज जैसी संज्ञा जो दी जाती थी, उसको अब खत्म करके सिर्फ सेनाओं को छोड़ के, सेनाओं में जैसे कर्नल, लेफ्टिनेंट, ये जो पोस्ट होते हैं, यही एक उपाधि रह जाएगी, इसके अलावा और कहीं भी उपाधि नहीं रहेगी। अनुच्छेद 18 में ये बात की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग, समता का अधिकार पूरी तरीके से हो गया है अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक, ये हो गया समता का अधिकार। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता अधिकार अपने आप में एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। स्वतंत्रता का जो पहला अधिकार है वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का संरक्षण दिया गया है। वो 6 किस किस के, वो आगे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहले अनुच्छेद 19, आप ये जानिए कि अनुच्छेद 19 जो है वो कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यदि आप किसी अपराध में पकड़े जाते हैं तो जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक के लिए आपको क्या संरक्षण मिल सकता है, ये आपके अनुच्छेद 20 में कहा जाता है। अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 21 का जो बाद में जुड़ के एक इम्पोर्टेंस आर्टिकल बन गया है, अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार बात करते हैं। शिक्षा के अधिकार, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको मैंडेटरी है कि वो शिक्षा ग्रहण करें, ये अनुच्छेद 21 क में है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध के संरक्षण की बात करता है, अनुच्छेद 22। अब हम लोग अनुच्छेद 19 की विस्तृत डिस्कस करेंगे कि क्या अनुच्छेद 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रताओं की बात की गई है। टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें अनुच्छेद 19 एक क में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसा कि आपको पता है कि अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो उसको मतलब बोलने और व्यक्त करने की भी स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 एक क में। एक ख में शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता करने को किया गया है, कि जैसे आप कहीं बैठक में सम्मेलन कर रहे हैं, बस उसमें किसी भी प्रकार की आयुध, मतलब गोलीबारी, गन, पिस्टल, ये सब नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार के जो आर्मामेंट्स है वो आपके उसमें नहीं होने चाहिए, आर्म्स। अब अनुच्छेद 19 एक ग में संगम, संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। आप किसी भी प्रकार की सोसाइटी बना सकते हैं, जैसे कई प्रकार की छोटी छोटी सोसाइटी चलती रहती है आप लोगों के आसपास, आपने देखी होगी। तो ये सब अनुच्छेद 19 एक ग के तहत है। एक घ के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता ही है कि आप रहने वाले हैं महाराष्ट्र के और घूम के आ रहे हैं जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, या फिर आप यूपी बिहार के हैं और आप जा रहे हैं साउथ इंडिया, अंडमान, लक्षद्वीप, ये घूमने जा रहे हैं, तो ये सब आपके इसी स्वतंत्रता के तहत है। और फिर उसके बाद बस जा रहे हैं, अनुच्छेद 19 एक ण के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास व बसने की स्वतंत्रता। जैसा कि पता ही है, भारत के कई लोग विदेशों में भी सेटल हैं, परंतु विदेश की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे देश के राज्यों की बात की जा रही, कि आप रहने वाले हैं यूपी और बिहार के, और हर राज्य में आज यूपी बिहारी बसे हुए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और MP, गुजरात के भाई बंधु, राजस्थान के भाई बंधु यूपी बिहार में बस रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये हमारी स्वतंत्रता ही है जो हमको संविधान दिया है।
अनुच्छेद 19(1)(6) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता। कोई भी आदमी जब वहाँ रह रहा है तो कुछ कर रहा हो तभी ना वहाँ रह रहा है, तभी तो अपने घर का जीवन यापन कर पा रहा है। तो वो है अनुच्छेद 19(1)(6) के तहत, ठीक है। तो इस प्रकार की जो 6 स्वतंत्रताएं हैं ये अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है भारत के नागरिकों को। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 21, जो अपने आप में 2-3 क्वेश्चन ये भी समाहित करता है और ये प्रश्न आते हैं अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 वाले प्रश्न बार बार आयोग पूछता है किसी न किसी तरीके से। तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 21 कहता क्या है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा या अन्यथा नहीं, ये इसके बारे में कहता है। अब प्राण व दैहिक स्वतंत्रता सिर्फ एक ये वर्ड नहीं है, ये अपने आप में कई क्वेश्चन को लेके आता है। किस तरीके से प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को हम रोक सकते हैं या स्वतंत्रता दिला सकते हैं, इसके बारे में पहले भी कई प्रश्न बन चुके हैं। इसके देखिए कौन कौन से केसेस हो चुके हैं जो अनुच्छेद 21 को समाहित करता है। जैसे गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1975, मलक सिंह बनाम पंजाब हरियाणा राज्य और अन्यवादी 1980 में मलक सिंह वर्सेस पंजाब और हरियाणा राज्य को 1980 में केस किया गया था। ये किससे रिलेटेड था, ये अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 दोनों से, गोविंद बनाम मलक सिंह। ये आ जाता है कभी कभी कि ये जो केस है किससे जुड़ा हुआ है, तो ये इस आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 19(1)(घ) जो भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र और आवास संचरण का अधिकार को अनुच्छेद 21 में मिलाकर जीवन के अधिकार में मिलाकर पढ़ने पर एकांतता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी होता है कि यदि वो आदमी घूम रहा है तो भी वो उसका खुद का डिसीजन है, वो भारत के राज्य में कहीं भी घूम सकता है और वो उसकी जो दैहिक स्वतंत्रता है मतलब वो उसके शरीर की स्वतंत्रता है कि वो अपना लेके कहाँ घूम रहा है कहाँ नहीं घूम रहा है, इसको आप राइट टू प्राइवेसी करिए। मतलब ये हमारी एकांतता का अधिकार है, ये हम कर सकते हैं कि हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। इसके लिए हमारे राज्य कोई मतलब राज्य यहाँ पर देश को संबोधित कर रहा है, राज्य हम पे प्रेशर नहीं कर सकता है कि नहीं आप यहीं तक जा सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता के अधीन नहीं है। तो ये केसेस इससे जुड़े हुए हैं। तो 19(1)(घ) और 21 मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, तो राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब ये किससे बना है, कौन से केस से बना है, तो गोविंद बनाम मध्य प्रदेश और मलक सिंह बनाम पंजाब वर्सेस पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। अब इससे संबंधित एक और बात क्या क्या हो गए, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में केस हुआ था और मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में हुआ था। इसमें यह पूरी तरीके से इन्होंने बात किया था प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की उचित और न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोक और संभव क्या क्या इस पर रोक किया जा सकता है। जैसे ये प्रश्न जो जीवन साथी चुनने का अधिकार है ये अनुच्छेद 21 के तहत है। ये प्रश्न 2021 या 22 के यूपी पीसीएस में आया था, क्योंकि ये जब प्रश्न मैंने दिया था तो ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। जीवन साथी चुनने का अधिकार किसके तहत है, तो अनुच्छेद 21 के तहत है। विदेश भ्रमण करने का अधिकार किसके तहत है, तो अनुच्छेद 21 के तहत है। आप एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार रखते हैं तो ये भी आपके अनुच्छेद 21 के तहत है। ढंग से मृत्यु पाने का भी अधिकार इसमें शामिल है, ठीक है। अब इसमें गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की याचिका पर निर्णय भी किया जा सकता है। अब इससे जुड़े हुए और कौन कौन से हैं, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, जैसे शीघ्र विचारण का अधिकार। अब यदि आप चाहते हैं कि आपको किसी केस में पकड़ लिया गया है और पुलिस या फिर न्यायालय के कुछ हीला हवाली के चलते आपकी जो केस है वो डिले होते जा रहा है, तो आप उस पर याचिका रख सकते हैं कि जल्दी से जल्दी इस केस को सुना जाए। ये आपका अधिकार है, शीघ्र विचारण का अधिकार। पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, ये भी आपके अंदर है कि आपको भाई जैसे पुराने जब आज़ादी से पहले जो भी हमारे क्रांतिकारी से उनको पकड़ा जाता था नेता, तो उनको पैर में भी उनको जकड़ लिया जाता था, बेड़ियाँ डाल दी जाती थी, हाथ और गर्दन सब जगह, जो आपने मूवीज़ में देखा होगा। तो वो भी अब नहीं हो सकता है, ठीक है। आपकी प्रतिष्ठा का अधिकार है। आपको कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार है। कार्यस्थल पर यदि किसी महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध भी उनके पास अधिकार है। अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, फांसी के विलंब के विरुद्ध अधिकार। अब फांसी में भी विलंब हो रहा है और डेट है, तो वो आपके पास वो उसका अधिकार है कि आप उसको जल्द से जल्द आप अपने आप को मतलब फांसी के विरुद्ध अधिकार आप के विलंब में यदि हो रहा है तो आप उसके ऊपर याचिका डाल सकते हैं या फिर उस पर सुनवाई हो सकती है। एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, आपको किसी एकांत काल कोठरी में डाल दिया जा रहा है, इसके विरुद्ध भी आप आवाज़ उठा सकते हैं अपने वकील के माध्यम से। तो आप पता कर सकते हैं कितने प्रकार के और अधिकार हैं जो आपके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट था ये 46वां संविधान संशोधन, पहले जो ये भाग अपने 4 में है कि अनुच्छेद 21। अब हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट भाग की, जिसपे हम कभी कभी प्रश्न काफ़ी आ रहे हैं आजकल, शिक्षा के अधिकार की। जो शिक्षा का अधिकार है
आपको पता है कि अनुच्छेद 21 क में है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 21 और उसका शब्दकोश 21 क शिक्षा के अधिकार की बात करता है, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को राज्य सरकार द्वारा आरंभिक शिशुत्व की देखरेख और शिक्षा का उपबंध दिया गया, 6 से 14 वर्ष के बालक को। ये नीति निर्देशक तत्वों में भी अनुच्छेद 45 से संबंधित रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में करके इसको अनुच्छेद 21 के तहत ला दिया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और अब ये देखिए, इसके मौलिक कर्तव्य में पेरेंट्स को भी ये दे दिया गया है कि उनका मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 क ट के तहत कि माता पिता या संरक्षक जो भी अभिभावक है उनका कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बालक का और प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर वो प्रदान करें, उनको शिक्षा से रोके नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि अनुच्छेद 21 का जो है वो आपको नीति निर्देशक तत्वों में भी मिलेगा, अनुच्छेद 45 से संबंधित, और आपको अनुच्छेद 51 क ट के तहत आपको मौलिक कर्तव्य में भी मिलेगा। तो एक बार ये प्रश्न ऐसे घुमा के आया था कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, कौन सा ऐसा अधिकार है जो आपको नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में भी समान रूप से देखने को मिलता है। तो वो क्या है? वो शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, ये जो अन्य अधिकार है ये आपके अभी नीति निर्देशक तत्व में हम लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये विदेश की यात्रा करने का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, ये हम लोग और डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो मौलिक अधिकार डिस्कस कर रहे हैं उसको हम लोग देख लिया जाए। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीयों को किस किस मौलिक अधिकार को दिया गया है जो भारतीयों को सिर्फ प्रदत्त है, और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे भारत के साथ विदेशियों को भी कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं। तो भारतीयों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है ये सिर्फ भारतीयों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। अब भारतीयों के साथ विदेशियों को भी क्या क्या है? तो विदेशियों को अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 32, ये जो विदेशी नागरिक हैं वो हमारे यहाँ आके रह रहे हैं और या विदेश जब वो भ्रमण करने आ रहे हैं तो भी उनको ये अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो भारतीयों को, और ये ऑप्शन में आता है तो ये आप ध्यान रखिए कि अनुच्छेद आपको बस ये याद रखना है कि भारतीयों को कौन सा प्राप्त, 15, 16, 19, 29, 30, तो इसका मतलब आपको विदेश वाला अपने आप याद आ जाएगा। अब संपत्ति का अधिकार पहले हम लोगों की मूल अधिकार में था अनुच्छेद 19(1) च में, अब ये अनुच्छेद 300 क में चला गया है। तो अभी कैसे चला गया है ये भी देख लीजिए। इसका संविधान जो संशोधन हुआ था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 से उठ के वर्तमान की स्थिति अनुच्छेद 300 में ये कानूनी अधिकार बन गया है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, संपत्ति का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार में था, परंतु अब ये हट के क्या बन गया है? ये कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का निषेध, मतलब यदि आपको जबरदस्ती कहीं काम कराया जा रहा है तो ये भी आपके अधिकार में, मतलब उनके अधिकार में नहीं है, आप या इसका निषेध कर सकते हैं, आप मना कर सकते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे। और जैसे मानव का दुर्व्यापार, बच्चों का किसी मेल फीमेल को यदि खरीदा या बेचा जा रहा है तो ये अनुच्छेद 23 के तहत नहीं माना जाएगा, निषेध है भारत में। और अनुच्छेद 24 के तहत बलात् श्रम, मतलब 14 वर्ष के छोटे बच्चों को श्रम करने का अधिकार नहीं है। आप यदि कहीं फैक्ट्री में या किसी दुकान पे आप देख रहे हैं 14 वर्ष से कम के बच्चों को, तो वो अधिकार नहीं है। बाल श्रम का भारत में निषेध किया गया है। 14 वर्ष से छोटे बच्चों को क्या करना है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है? अभी हम लोगों ने देखा है कि उनको राज्य सरकार फ्री में उनको खाना पीना, मिड डे मील के तहत भोजन सब दे रहा है, उनको कोई कॉस्ट नहीं लग रहा, उनको पढ़ना देना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग ये किसके तहत है? तो 23-24 हम लोगों ने देख लिया है कि बलात् श्रम का निषेध और 24 बाल श्रम का निषेध। अब आइए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अब अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है भारत में। आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करें, इससे कोई भी आपको रोक टोक नहीं सकता, ये अनुच्छेद 25 के तहत है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप कहीं कार्य करने जा रहे हैं धार्मिक कार्य, तो उसके जो प्रबंध है आप मैनेजमेंट के थ्रू कोई भी काम करा सकते हैं धर्म के अनुसार, तो आपको इसकी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। यदि आप किसी धर्म को विशेष मानने वाले हैं, ठीक है, और उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आपको, मतलब सरकार को एक स्पेशल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको एक स्वतंत्रता दी जा रही है भारत सरकार के तहत। तो धर्म के नाम पे आप जान ही रहे हैं प्रेजेंट टाइम में कई धर्मगुरु अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने धर्म को बढ़ाते जाते हैं इसी के नाम पे कि उनको स्वतंत्रता है, उनको स्पेशल कोई टैक्स नहीं देना है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अब जैसे आप जानते हैं कि कई अभी शैक्षणिक संस्थान हैं जिसमें स्पेशल धर्म के बारे में उनको शिक्षा दी जाती है, ये अनुच्छेद 28 के तहत है।
तो मेरे हिसाब से धर्म को शिक्षा से नहीं जोड़ना चाहिए, ये मेरा खुद का विचार है। परंतु अनुच्छेद 28 जो है वो शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के बारे में स्वतंत्रता देता है। ठीक है। अब अनुच्छेद 19 और 29 संस्कृति और शिक्षा के संबंधी अधिकार। देखिए वीडियो लंबा हो गया है, परंतु हम जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम यहाँ पे मिस नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यदि आप देख रहे हैं तो कंटिन्यू बस थोड़ी देर और देखिए और सारे क्वेश्चन को एक और बार रिवाइज करिएगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग जो भी हैं भारत में उन सबके हितों का संरक्षण किया जाएगा, अनुच्छेद 29 कहता है। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है किसको? अल्पसंख्यक वर्गों को। तो यदि अल्पसंख्यक वर्ग अपने हितों का संरक्षण 29 के तहत कर रहा है और यदि वो अपनी शिक्षा और शिक्षा संस्थाओं का स्थापना करना चाहता है और प्रशासन करना चाहता है अपने वर्गों के अनुसार, तो वो उसको अधिकार है। ठीक है। तो अनुच्छेद 29 और 30 भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अनुच्छेद 31 जैसा आपको पता है, अनुच्छेद 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार था, वो अब कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है। अब वो 300 क में चला जाएगा। और अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने पूरे मूल अधिकारों की जो कुंजी कही है, उसकी चाबी कही है। यदि इन सभी मूल अधिकार में आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। कहाँ पर? न्यायालय में। कौन से न्यायालय में? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो एक बार आप और देख लीजिए कि जब आप पे आपातकाल होता है, देश पे आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपात घोषणा होने पे, तो कौन कौन से मूल अधिकार निलंबन हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद जो 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वह स्वतः ही निलंबित हो जाएगी 358 के तहत। 359 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 छोड़कर अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, और अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि अपराधों में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये अपने आप राष्ट्रपति द्वारा निलंबित कर दिया जाएगा। और इसको अब किया कैसे गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन पर पाबंदी की गई है। कब? ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इससे पहले ये अपने आप निलंबित हो जाता था, परंतु इसके बाद अब राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जाएगा जब से ये संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है। तो महत्वपूर्ण तथ्य जो ये है कि ये उच्चतम न्यायालय में संविधान के मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्रश्न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पूर्व के वीडियो में भी, और आज भी देख लीजिए कि केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य 1973 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जजमेंट था ये। तो इसमें ये कहा गया था कि संविधान की मूल संरचना जो है उसका प्रतिपादन, पहली बार इस वर्ड को बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी मूल संरचना के बारे में, तो कब आया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। मतलब 24 घंटे के अंदर उनको जज के पास लेके जाना होता है, परंतु नहीं लेके जाते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम 3 महीने तक के लिए वो आपको कैद कर सकते हैं या बंदी को कैद कर सकते हैं। तब तक उसके बाद 3 महीने के बाद उनको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट में लेके जाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने मूल अधिकार के बारे में आज विस्तृत डिस्कशन किया है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा है, आपको देखने में थोड़ा सा बोरियत होगा, परंतु यकीन मानिए यदि आपने देख लिया है तो मूल अधिकार से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आपसे गलती नहीं होंगे। और तैयारी करते रहें, और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।